नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जगतगुरु राम दिनेशकाचार्य आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो आध्यात्मिक गुरु स्वामी हरियाचार्य जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया। इस मौके पर पूरे क्षेत्र के भक्त और शिष्य उपस्थित रहे और दिवंगत गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु की आध्यात्मिक सेवाओं और योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपराओं और विरासत को संरक्षित रखना अति आवश्यक है। कोई एक धर्मावलंबी लगातार सम विषम परिस्थितियों में अपनी आस्था के लिए संघर्ष करे और अंततः विजयश्री प्राप्त करे, यह अयोध्या में आज रामलला के भव्य मंदिर और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से अयोध्या वासियों ने और सनातन धर्मावलंबियों ने करके दिखाया है। इतना बड़ा कार्य, लेकिन इस पूरे आंदोलन की नींव की पत्थर कौन थे? जिन लोगों ने अपनी परवाह नहीं की, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, देश काल और परिस्थिति की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जिनके जीवन का ध्येय बन गया था कि हर हाल में अयोध्या में से राम मंदिर का निर्माण करना है, और जिनके हर स्वर में एक ही बात गूंजती थी, जिनका एक मंत्र बन चुका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन पूज्य संतों की साधना और संघर्ष का परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रूप में हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और उस पूज्य संतों की परंपरा में यहां पर मुझे लंबे समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में जो सानिध्य प्राप्त होता था, जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी महाराज का सानिध्य गोरक्षपीठ से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रम में मुझे हर वर्ष प्राप्त होता था। उनमें विद्वता थी, मूल्यों और आदर्शों के प्रति जूझने की सामर्थ्य थी। श्री राम जन्मभूमि के लिए एक जज्बा था, लेकिन उतनी ही सहजता और सरलता के साथ, बिना किसी प्रवाह के जगत गुरु के प्रतिष्ठित पद पर विराजमान होने के बावजूद सनातन धर्म की एकता के लिए जहां कहीं भी एकता की बात आती थी, वे सहजता के साथ उस पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते थे। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज एक खास नजारा देखने को मिला, जहां सिख समाज के लोगों ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सम्मान करते हुए उन्हें पगड़ी बांधी। इस मौके पर सिख समाज के प्रतिनिधियों ने अखिलेश यादव के नेतृत्व की सराहना की और आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने का संदेश भी दिया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता भी की और सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर घेरा। आगे बढ़ेंगे, खबर बाराबंकी से है, जहां जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर सौरभ शुक्ला के तबादले के आदेश के विरोध में फार्मासिस्ट, सीएचओ, एएनएम, वार्ड बॉय, आशा बहुएं और अन्य स्वास्थ्य कर्मी पहले सीएचसी हैदरगढ़ पर इकट्ठा हुए। इसके बाद जबरदस्त नारेबाजी करते हुए बाराबंकी सीएमओ कार्यालय पहुंच गए। हंगामे के बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश यादव ने कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर सौरभ शुक्ला पहले ही पारिवारिक कारणों से प्रभारी अधीक्षक का पद छोड़ने की इच्छा जताते हुए पत्र दे चुके हैं। अभी तबादले को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और जल्द ही इस पर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
नहीं, क्या मांग कर रहे थे? वही अधीक्षक सर की मांग चल रही थी। रिटर्न वापसी हो जी तो उसी में क्या हो रहा है? बातचीत हो रही है? सर, अधीक्षक सर से बात हो रही सीएम सर की। हाँ, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब हम लोग का तो है कि अधीक्षक सर रहने चाहिए। मामला ये है, हमारे यहाँ सीएससी हैदरगढ़ के अधीक्षक हैं सौरभ शुक्ला सर। ये जब से आए हैं बड़ी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। स्वास्थ्यकर्मी क्या यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या बैठ गए? क्योंकि एक परिवार अच्छा चल रहा है। जैसे एक घर का मुखिया जो होता है, वो जब परिवार अच्छा चला रहा है, कोई बाहरी आकर डिस्टर्बेंस करता है तो परिवार इकट्ठा हो जाता है। क्या मांगे की जा रही है? मांगे कुछ नहीं है, मांगे केवल यही है कि सौरभ सर को वापसी की जाए। सौरभ सर का हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी न्यूज चैनल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए युद्ध स्तर पर जो है लगातार सख्त निर्देश देती नजर आती है। ऐसे में अगर हम बात करें, एक बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ सीएससी प्रभारी अधीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के बाद बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी लामबंद होकर जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी कार्यालय पहुंचे हैं। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी अवधेश यादव है, उनके कार्यालय के बाहर जो है बैठकर प्रदर्शन करने के साथ उनकी मांगे थी कि जो सौरभ शुक्ला जो प्रभारी अधीक्षक थे हैदर, उनकी रिटर्न वापसी की जाए, किसी और को वहां की जिम्मेदारी न दी जाए, क्योंकि वो बेहतर काम कर रहे थे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच जो वार्ता हो रही है, उसके पश्चात क्या रिटर्न वापसी जो अधीक्षक थे सौरभ शुक्ला की होती या किसी और को नई जिम्मेदारी दी जाएगी, देखने वाली बात होगी। आरएन टीवी न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। खबर गोंडा से है, जहां कर्नलगंज तहसील परिसर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की। शिकायत मिलने के बाद टीम ने तहसील से कानूनगो संजय शुक्ला को गिरफ्तार किया। संजय शुक्ला से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच अभी जारी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कानूनगो संजय शुक्ला पर जांच बिठाई गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में उनसे पूछताछ इस पूरे मद्देनजर की जा रही है। ऐसे में पूछताछ में क्या कुछ सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जहां पर कानूनगो संजय शुक्ला को फिलहाल जांच के लिए गिरफ्तार किया गया है। उनसे तमाम पहलुओं पर पूछताछ फिलहाल हो रही है। देवरिया के भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने एसएस स्मार्ट प्रकरण को लेकर जिले की पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मामले में गंभीर आरोप होने के बावजूद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे साफ है कि पुलिस की कार्रवाई में लापरवाही बरती जा रही है। विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी दी है कि अगर पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करती तो वह खुद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। के लोग इस पूरे मामले को लेकर आतंकी बनाएंगे। विधायक जी, आखिर में इस मुकदमे में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या इसमें कोई और दबाव है क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि ये प्रभावशाली लोग हैं जो धर्मांतरण का खेल रचते हैं। इनको फंडिंग आती है, फॉरेन फंडिंग आती है, सबको पता है। आपने एक छांगुर का गिरोह देखा होगा, तो ये देवरिया का छांगुर है। देवरिया का छांगुर है ये, जिसको फंडिंग होती है, जिसको बहुत तरह का आपको अगर पता हो, उठा के बहुत से लोगों ने मुझे बताया जो व्यापार जगत से हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इनकी आय बहुत बढ़ी है। एक बहुत छोटी सी दुकान चलाता था, उसके बाद आप देखिए बहुत सारे मॉल खुल गए हैं। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, और क्या कारण है कि उस मॉल में काम करने वाली एक बच्ची हिंदू बालिका ने इतने बड़े बड़ी चीज़ें बताई, इतने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है। और जिस प्रकार की फंडिंग होती है, जिस प्रकार का उनका अपना नेटवर्क है, उस नाते ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो हमारी स्थानीय पुलिस है वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कार्रवाई करने में हिचक रही है। और हम लोगों ने कहा है, जिले के बड़े अधिकारियों से भी कहा है और स्थानीय पुलिस से भी कहा है कि माननीय योगी जी की सरकार में छांगुर गैंग चलाने वाले लोग बख्शे नहीं जाते, उनके खिलाफ चढ़कर कार्रवाई होती है। फिर वो चाहे बलरामपुर के छांगुर हों, चाहे बहराइच के छांगुर हों, और चाहे फिर देवरिया के छांगुर हों। और अभी कहानियाँ और आएंगी। आप लोग भी पत्रकार साथी हैं, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पर परिवार के परिवार ने कन्वर्जन किया है। नोएडा के सोरखा गांव में अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची प्राधिकरण टीम की कार्रवाई का किसानों ने विरोध किया। इस दौरान पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, जिससे नाराज होकर सैकड़ों किसान सेक्टर 113 थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। रायबरेली के कोतवाली क्षेत्र के सारस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और एक युवक के बीच खास सुनने के बाद मारपीट हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैफिक दारोगा ने युवक को जूता मारा, जिससे नाराज युवक ने दारोगा और पुलिसकर्मियों से हाथापाई कर दी। बाद में युवक को हिरासत में लेकर कोतवाली लाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लाइन जाने के लिए ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाती है, 12 बजे तक रुकना पड़ता है। हाँ, और इसी में वो बैठा। क्या नाम है आपका पूरा? PSI रखते हो? कहाँ पे तैनाती है आपकी? यही पुलिस लाइन। और कितने लोग थे जो मारपीट किए हैं? अकेला था। अच्छा, अकेले थे। तो कहाँ पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? हाँ, पकड़ गए PSI। खबर एटा से है, जहां निधौली कला के CHC अस्पताल में गांव पृथ्वीपुर की रहने वाली गर्भवती को प्रसव पीड़ा होने पर भर्ती कराया गया। जहां उसकी डिलीवरी हुई, बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद नवजात बच्ची की मौत हो गई। मृतक नवजात के पिता ने अस्पताल के स्टाफ पर 1500 लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं और बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले भी डिलीवरी के नाम पर जबरन पैसे वसूलने का आरोप भी उन पर लगा है और विभागीय अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने की तैयारी तेज कर दी है। मामला ये कल हम शाम को लेके आए थे लल्ली को, फिर ने भर्ती किया था, फिर लड़की लल्ली हो गई, उसका पैसे मांग रही थी। यही कर्मचारी। कौन कर्मचारी? डॉक्टर ने। अच्छा, किस बात की? इस बात की लड़की हुई थी, इस बात के जो डंडे से पहले 1500 हमको चाहिए और इनको चाहिए 1000 रुपये, तो हमने नहीं दिए, तो हम पर अदा गई थी। और अदाने के बाद फिर मम्मी की हमारी लेने गई थी, फिर नहीं दी थी। फिर बाद में हमने पैसे दे दिए 800 रुपये, तो जबरदस्ती फिर हम उनको दे दिए। फिर बाद में लेके मम्मी हमारी लेके उनको आ गई बच्ची को लेने के बाद फिर बोली तुम चल देंगे, बुलवा दो वो जो होता नहीं है इंजेक्शन लगवाने की थी। तो लगवाते समय बोली तेरी बच्ची सुबह 4 बजे तक खत्म हो जाएगी, पैसे नहीं दुए। और तब पैसे फिर भी देने के बाद ही फिर भी बोल ली थी ऐसे। अच्छा, कितने बजे खत्म हो गई? जो हुई है सुबह 3 बजे लगती हुई है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां जालसाजी के मामले में 3 नाइजीरिया नागरिकों को यहां पर सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि तीनों अपराधियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन सिंह ने 5 साल के कारावास के साथ 1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साल वर्ष 2020 और 21 में महिला से इंस्टाग्राम के जरिए की गई जालसाजी के तहत इस कार्रवाई को पूरा किया गया। हमीरपुर के टिकरौली गांव में सुमेरपुर ब्लॉक का एक लेखपाल रिश्वत लेते रंगे हाथ कैमरे में कैद हो गया। आरोप है कि लेखपाल ने अनुसूचित जाति की महिलाओं से ग्राम समाज की जमीन पर पट्टा दिलाने के नाम पर 2-2 हजार रुपए की रिश्वत ली। लेखपाल का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। मामला सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी।
हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर रामपुर से है, जहां चिकित्सा विभाग में 6 अलग अलग जिलों में एक ही नाम, पिता का नाम और पता इस्तेमाल कर सरकारी नौकरी कर रहा अर्पित सिंह का रहस्य गहराने लगा है। नाम, पिता का नाम और पता एक ही होने के बावजूद अलग अलग आधार नंबरों से बलरामपुर, फर्रुखाबाद, रामपुर, बांदा, अमरोहा और शामली में सरकारी नौकरी का आनंद लेता रहा। मामले का भंडाफोड़ होने के बाद शासन स्तर पर जांच शुरू हुई और पुलिस ने केस दर्ज कर धोखाधड़ी, कूट रचना जैसे आरोपों की आपराधिक जांच शुरू कर दी है। तो चिकित्सा विभाग में धोखाधड़ी का यह मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। ऐसे में पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि एक ही पते और एक ही पिता के नाम और इसी के तहत कई जगह पर सरकारी नौकरी ये युवक कर रहा था। ऐसे में पुलिस की ओर में नजर में जैसे ही पूरा मामला सामने आया है तो इस पर केस दर्ज किया गया है। शासन स्तर पर जांच भी शुरू कर दी गई है और चिकित्सा विभाग में धोखाधड़ी का ये मामला जो कि दिन प्रतिदिन और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परत दर परत एक के बाद एक बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं, जहां पर शासन स्तर पर फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। ऐसे में जांच में क्या कुछ सामने आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि पुलिस की ओर से आश्वासन ये दिया गया है कि जो भी अर्पित नाम का जो आदमी यहाँ पे था, एक्सरे टेक्नीशियन के पद पे था, बिलासपुर में पहले पोस्टेड था 2016 से, और उसके बाद ये 2023 में डीटीसी में आया और तब से ये यहाँ पे लगातार काम कर रहा है। इस संबंध में हमें 6 सितंबर को इस प्रकरण की जानकारी हुई और इस संबंध में जो शासन से सूचना हमसे मांगी गई है वो उन्हें प्रोवाइड करा दी गई है। जांच चल रही है, इसमें शासन स्तर से एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभी यहाँ पर जो अर्पित पोस्टेड था वो 1 तारीख से गायब है, अभी तक यहाँ नहीं आ रहा है, फरार चल रहा है। और इस संबंध में जो भी आगे जांच होगी, पुलिस कार्रवाई होगी या और किसी भी तरह की कार्रवाई होगी, शासन स्तर से हमारा पूरा सहयोग रहेगा और हम स्वयं भी इस मामले में और गहरी जांच कर रहे हैं कि उसने अब तक किस किस तरह के क्या क्या कार्य किए हैं। खबर उन्नाव से है, जहां महिला अस्पताल के गेट पर एक कार अनियंत्रित होकर टकरा गई, उसमें आग लग गई। कार चालक लेखपाल दीपेंद्र तिवारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल टीम ने आग बुझाई और पुलिस ने कार हटाई। स्थानीय लोगों ने अस्पताल के पास तेज गति पर चिंता जताई है और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है। लखीमपुर खीरी जिले के मैंगलगंज इलाके के खमरिया पंडित गांव स्थित राम जानकी मंदिर में चल रही कथा के दौरान एक कथावाचक पर जाति छिपाकर खुद को पंडित बताने का आरोप लगने से विवाद खड़ा हो गया। बताया ये जा रहा है कि जैसे ही ये बात स्थानीय लोगों के संज्ञान में आई, मंच पर ही कथावाचक से माफी मंगवाई गई। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां रामगढ़ थाना क्षेत्र में पशु काटने के मामले में फरार चल रहे आरोपी चंदा कुरैशी की पुलिस से मुठभेड़ हुई। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे घायल कर गिरफ्तार किया है। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है।
देखिए, चंदा कुरैशी है, रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके विरुद्ध थाना रामगढ़ पे अवैध पशु कटान का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये लगातार फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। संभावित स्थानों पर जगह जगह दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि ये हसमत नगर क्षेत्र में जंगलों में खेतों में छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल इलाज हेतु टाटा ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। आरोपी का इलाज जारी है। घायल आरोपी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। फिरोजाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी की ओर से पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई और इसमें आरोपी घायल हो गया। फिलहाल घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। ठीक होने के बाद आरोपी से पूरे प्रकरण को लेकर पूछताछ की जाएगी। ऐसे में पुलिस की ओर से भी कहा गया है कि कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फिलहाल घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पशु काटने के आरोप में लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके बाद आखिरकार मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती के हरैया विधानसभा क्षेत्र स्थित जूनियर हाई स्कूल पहुंचे। बस्ती में आयोजित कजरी महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का आयोजन विधायक अजय सिंह ने किया था, जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का सम्मान भी किया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग और छात्र भी मौजूद रहे। पुलिस विभाग विशेष अभियान चला करके उनका खुलासा करे और कोई भी अपराध ना होने पावे, अपराध मुक्त बस्ती बने, भ्रष्टाचार मुक्त बस्ती बने, विकास युक्त बस्ती बने। इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ये कहा गया है। और तहसील स्तर पर हमने आज ये कहा है, हमारी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से फीडबैक आया, इसमें हर महीने एक बार तहसील स्तर पर पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, वह भी जो जिले के पदाधिकारी होंगे, वह भी जो मंडलों के अध्यक्ष, वह भी जो उप जिलाधिकारी हैं, वहाँ के सीओ हैं, वहाँ के बीडीओगढ़ हैं, वहाँ के बिजली विभाग के अधिकारी हैं, बैठ करके जो जन समस्या है उसको महीने में एक बार सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। और यह भी स्पष्ट तौर से कहा गया कि किसी कार्यकर्ता के द्वारा कोई समस्या बताई जाती है तो वह समस्या केवल वह मंडल अध्यक्ष या जिला पदाधिकारी जनप्रतिनिधि नहीं है, वो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि है, ऐसा मान करके उनसे व्यवहार करें, ऐसी अपेक्षा की गई। आज ये बैठक और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।